नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है नील। दो एडिटोरियल्स की आज हम चर्चा करेंगे। पहला एडिटोरियल इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिया गया है। कहता है रूल्स ऑफ द ऑनलाइन गेम। लिखा है सुशील कुमार मोदी साहब ने, जो राज्यसभा एमपी हैं, बिहार के भूतपूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। क्या कहा गया है इस एडिटोरियल में कि ऑनलाइन गेमिंग का लैंडस्केप बहुत तेजी से फैला है और उस तेजी से फैलाव में कई सारी समस्याएं हैं जो उभर कर आई हैं। उन समस्याओं पर रोशनी डाली गई है और फिर उनके निदान भी सुझाए गए हैं। हम डिटेल में इसको जानेंगे। इसका ताल्लुक देखिए दोनों से आता है। इसका ताल्लुक जीएस पेपर 2 के पॉलिसी कंपोनेंट से भी है। इसका ताल्लुक जिस तरह के समाधान सुझाए गए हैं वो जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी खंड से भी है, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी है तो जीएस पेपर 3 के टेक्नोलॉजी खंड से भी जुड़ जाएगा। देखेंगे कैसे जुड़ेगा। शुरुआत करते हैं, बिंदुवार चर्चा करते हैं। सुशील कुमार मोदी साहब कहते हैं कि पैंडेमिक ने जो हजारों चीजें बदली, हजारों चीजों में जो परिवर्तन हो रहा था उनको भी तेजी दे दी, कुछ नए परिवर्तन कॉज किए। उनमें से एक बड़ा परिवर्तन है कि ऑनलाइन गेमिंग के इस्तेमाल में बहुत इजाफा हुआ। वो डेटा देते हैं, कहते हैं कि प्री कोविड टाइम से, कोविड पूर्व समय के हिसाब से देखें तो 65% ज्यादा इस्तेमाल होता है अब ऑनलाइन गेमिंग का, और लगभग 43 करोड़ लोग ऑनलाइन गेमिंग से, वर्चुअल गेमिंग से किसी ना किसी प्रकार से जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन गेमिंग या वर्चुअल गेमिंग हुआ क्या अगर हम कहें तो बेसिकली एक होती है रियल गेमिंग, जो जिसको हम पारंपरिक खेलकूद के तौर पर जानते हैं, जो असल में मैदानों पर खेली जाती है या जिसमें दो लोग आमने सामने बैठकर खेलते हैं, इस प्रकार की गेमिंग। वर्चुअल और ऑनलाइन गेमिंग वो है जो पूरी तरह से इंटरनेट इकोसिस्टम पर आधारित है। यानी कि अब हम जानेंगे उसकी परिभाषा। यानी कि 3 तरह की ऑनलाइन गेमिंग होती है। पहला है जिसको ई स्पोर्ट्स कहते हैं। ये वो गेम है जो 90 के दशक में लोग वीडियो गेम की दुकानों पर जाके या गेम्स पार्लर में जाकर खेला करते थे या अपने घर पे कंसोल्स पे खेला करते थे। अब ये खेले जाते हैं, बिल्कुल अब ऑनलाइन खेले जाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से खेले जाते हैं, उन लोगों के बीच खेले जाते हैं जो शायद अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अब खेले जाते हैं। तो एक गेम हो गए जो पारंपरिक गेम ही थे, पारंपरिक इंटरनेट गेम थे, पारंपरिक वीडियो गेम थे, लेकिन अब जा चुके हैं वो इंटरनेट पर। दूसरे गेम कौन से हो गए? दूसरे गेम हो गए फैंटेसी स्पोर्ट्स। हमने कई फैंटेसी स्पोर्ट्स का नाम भी सुना है, उनका जिक्र आगे भी होगा, बट उसमें आप अपनी एक टीम बनाते हैं और उस टीम में रियल प्लेयर्स होते हैं, जो असल में उस खेल के रियल प्लेयर्स होते हैं, और आपकी टीम कितना अच्छा परफॉर्म करेगी वर्चुअल वर्ल्ड में यानी कि इंटरनेट पर, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो प्लेयर असल दुनिया में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं फैंटेसी स्पोर्ट्स। फैंटेसी इसलिए भी क्योंकि आप कई अलग अलग टीमों के लोगों को, प्लेयर्स को साथ मिलाकर अपनी एक टीम बना सकते हैं, फैंटेसीज पूरी कर सकते हैं, तो वो फैंटेसी स्पोर्ट हो गया। इसके अलावा तीसरी तरह की कौन गेम्स हैं? कैजुअल गेम्स। तमाम तरह के बचे हुए गेम, जितने भी बचे हुए गेम हैं वो सब आ जाते हैं कैजुअल गेम्स में। उसमें 2 प्रकार के गेम होते हैं। एक होते हैं स्किल बेस्ड गेम, जिसमें आपके पास कोई स्किल है, आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं और फिर उस खेल के को जीतने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपकी स्किल पर जो डिपेंडेंट गेम है उनको स्किल गेम्स कहा गया। और दूसरी प्रकार के गेम्स कौन है? चांस बेस्ड गेम। चांस बेस्ड गेम्स में कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं। आपने डाइस फेंकी, आपने गोटी फेंकी, कितने नंबर आएंगे ये चांस पर निर्भर करता है, तो ये हो गए चांस बेस्ड गेम। तो कैजुअल गेम्स की जहां तक बात हुई, इनके 2 प्रकार हैं। तो तीसरी टाइप जो थी वो हो गई हमारी कैजुअल गेम्स। अब कैजुअल गेम में जो गेम ऑफ चांस है, चांस बेस्ड गेम है, यहां पर सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है किस चीज की? गैम्बलिंग या जुए की या बेटिंग या सट्टे की। तो वो गुंजाइश बनती है सबसे ज्यादा चांस बेस्ड गेम्स में। हालांकि वो गुंजाइश दूसरे गेम्स में भी है, हम आगे देखेंगे, बट सबसे ज्यादा गुंजाइश यहां बनती है। अब इसके बाद ही संपादकीय कहता है कि ये इंडस्ट्री जो इतना फ्लरिश कर रही है, इतनी तेजी से बढ़ रही है पिछले कुछ समय में, खासतौर पे कोविड के बाद, इसमें रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं है, यानी इसका कोई नियमन नहीं है। ये रेगुलेटरी ग्रे एरिया में पड़ती है। ग्रे एरिया क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ बातें हैं जिसके बारे में लोगों को सहमति है कि भाई जुआ बुरा है या जुआ कानूनी रूप से अवैध है,
वो हो गया साफ 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 बात। लेकिन इतना पता नहीं है कि क्या इसको भी जुआ कहा जाएगा। तो कुछ पता है और कुछ अज्ञात है, उसको हम कहते हैं ग्रे एरिया, यानी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। तो ये ग्रे एरिया में आता है और इसलिए संपादकीय कहता है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ चाहिए, हमें एक ऐसा कानून चाहिए जो इसको पूरी तरह से कवर करे। किन किन चीज़ों को? इसकी कानूनी वैधानिकता यानी लीगैलिटी, उसकी बाउंड्रीज कि भाई ये कितना जुड़ता है, इसकी कितनी सीमाएं हैं जो बैटिंग और गैम्बलिंग यानी जुए और सट्टेबाजी को छूती है, और तीसरी बात कि टैक्स रेट इस तरह की चीज़ों पर, क्योंकि ये भी तो एक प्रकार की सर्विस है जो कंज्यूमर को मिल रही है, तो इन चीज़ों पे किस प्रकार का टैक्स रेट लगाया जाए, इन सब बातों पर चर्चा के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत है। फिर संपादकीय आगे कहता है कि जहाँ तक हमने ये परिभाषाएं जान ली, संपादकीय कहता है कि परिभाषाओं को जानने के बाद हमें ये समझ लेना चाहिए कि स्किल बेस्ड गेम जो हैं वो ज़्यादातर जगहों पर हमारे देश में अलाउड हैं, जबकि गेम्स ऑफ चांस जिनका हमने जिक्र किया था, जो चांस पर निर्भर हैं, वो अगर जुए की कैटेगरी में आ रहे हैं, जुए के जैसे दिख रहे हैं, सट्टेबाजी उसमें दिख रही है, तो फिर उसको इमोरल माना जाता है, अनैतिक भी माना जाता है, और देश के ज़्यादातर हिस्सों में वो प्रतिबंधित भी है। उसके बाद वो कहते हैं कि यहाँ पे हमें हमारे जानने का विषय एक और बात है कि जो जुआ है और सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी यानी बैटिंग, जुआ यानी गैम्बलिंग, तो ये जो दोनों कृत्य हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है, राज्य सूची का पार्ट है। स्टेट लिस्ट हम जानते हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है भारत के संविधान के शेड्यूल 7 के अंतर्गत। तो इसको रेगुलेट करने की शक्तियां, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में आता है, तो इसको रेगुलेट करने की शक्तियां राज्य के पास हैं, और सभी राज्यों ने बैटिंग गैम्बलिंग को प्रतिबंधित कर रखा है, एक्सेप्ट किस राज्यों को? गोवा में ये अलाउड है, सिक्किम में अलाउड है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन में अलाउड है। तो तीन बातें हमें और पता चली कि 3 जगहों पर भारत में, 2 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी में, ये बैटिंग गैम्बलिंग अलाउड है। इसके अलावा ये संपादकीय फिर एक और सूचना देता है कि असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु में तो गेम्स ऑफ स्किल पर भी एक प्रकार से रोक है। गेम्स ऑफ स्किल कई प्रकार के होते हैं। एक गेम होता है उदाहरण के तौर पे रमी, उसको भी गेम ऑफ स्किल माना जाता है। तो इस तरह के गेम्स पर भी कई राज्यों में रोक लगी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि पूरे भारत को लेकर, पूरे भारत में एक समान के कानून भी नहीं है और खेलों को लेकर एक समान समझ भी नहीं है। उसके बाद संपादकीय कहता है कि चलिए एक पार्ट हो गया लीगल अंडरस्टैंडिंग कि कानूनी स्थिति क्या है। दूसरा पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है उसकी सामाजिक स्थिति, उसकी समाज में इस समय क्या रोल है। वो कह रहे हैं कि समाज में हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। किस चीज़ का रूप लेते जा रहा है? ये एडिक्शन का रूप लेते जा रहा है, एक प्रकार के नशे का रूप लेते जा रहा है, और जो कि जीवन को बर्बाद कर रहा है, परिवारों को तबाह कर रहा है, डिस्ट्रॉइंग लाइव्स एंड डिवास्टेटिंग फैमिलीज। कहते हैं कि ये चलन तो शुरू हो ही गया था, लेकिन जो कोरोना का पैंडेमिक आया उसने इन चीज़ों को और तेज़ी से बढ़ा दिया। और हुआ क्या है कि जो हमारा स्क्रीन टाइम यानी कि जो आदत हो गई है आज के समाज में, फ़ोन पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर बहुत अधिक समय बिताने की, उसको स्क्रीन टाइम कहा जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके कई बुरे परिणाम होते हैं और इसको बचने के लिए भी कई चीज़ें सुझाई गई हैं, उन पर हम कभी और चर्चा करेंगे। बट बहरहाल ये संपादकीय कह रहा है कि हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ा है और जो माता पिता हैं पूरे विश्व में और भारत में भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि अपने जो उनके बच्चे हैं उनके गेमिंग पर और डिवाइस के यूजेज पर कुछ लिमिट लगाई जाए। कैसे? क्योंकि कंपल्सिव गेमिंग नाम का फिनोमेना भी देखा जा रहा है। कंपल्सिव गेमिंग क्या हुई? यानी खेलने की ऐसी इच्छा जिसका दमन करना बहुत मुश्किल हो गया है, और बच्चे 6 से 8 घंटे तक एक दिन में ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। तो होता क्या है कि ना सिर्फ उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उनकी जो सोशल लाइफ थी, सोशल लाइफ यानी क्या? जो सामाजिक आचार व्यवहार वो सीखते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अजनबियों से मिलकर, अपने समाज की चीज़ों को देखकर परखकर, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, और उनके अपने पारिवारिक संबंध भी खराब हो रहे हैं परिवार के लोगों से, माता पिता से, और विस्तृत परिवार से, एक्सटेंडेड फैमिली से संबंध खराब हो रहे हैं।
मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई जो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यानी अवसर लागत जो है वो बहुत इमेंस है, क्योंकि हमारे हेल्थ पर हर दिन गुजरने के साथ इसका इम्पैक्ट बढ़ते जा रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि किसी चीज से, एक तो किसी चीज से नुकसान हो रहा है, वो अलग, वो एक नुकसान हो गया, उसी समय का उपयोग करके या उसी धन का उपयोग करके आप क्या क्या कुछ और कर सकते थे, उसको भी इस नुकसान में जोड़ लीजिए, उसको भी उस कॉस्ट में जोड़ लीजिए। ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो क्या कहा जा रहा है कि इस तरह के खेलों के साथ जुड़ने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लोग ना सिर्फ अपना समय ज़ाया कर रहे हैं, नई समस्याओं के शिकार बन रहे हैं, बल्कि इसी समय में वो क्या क्या कुछ और कर सकते थे, वो सब भी जो खो रहे हैं, वो भी इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हिस्सा है, अवसर लागत का हिस्सा है। फिर वो संपादकीय आगे कहता है कि पबजी और ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे कई गेम बैन भी किए गए। इन गेम्स के विषय में हम कुछ जानते हैं, नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पॉपुलर गेम्स थे, लोग बैन इसलिए किया गया इनको ताकि एक तो ये एडिक्शन कॉज कर रहे थे, और ब्लू व्हेल चैलेंज जैसे गेम जान के लिए भी खतरा बताए जा रहे थे। कई प्रकार की सुसाइडल टेंडेंसीज को जन्म देने वाले गेम बताए जा रहे थे, बट नहीं जानते तो जानने की अब जरूरत नहीं है, बैन हो चुके हैं। इसके अलावा लोगों की आंखें खराब हो रही हैं, नियर साइटेडनेस जिसको कहा जाता है, या जिसका साइंटिफिक वर्ड मायोपिया होता है, कि आमतौर पर चश्मे लगाने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ये पिछले पूरे कुछ दशकों ने देखा है इस चलन को, जब बच्चों में चश्मे लगातार बढ़े हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ने इस चीज़ को और त्वरित कर दिया है, तेज कर दिया है, बढ़ा दिया है इस प्रोसेस को। इसके अलावा और क्या समस्याएं हैं, तो देखिए हमने कितनी तरह की समस्याएं देखी हैं। लोगों के एजुकेशन पे फ़र्क, उनके सोशल लाइफ पे फ़र्क, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हेल्थ पर नुकसान हो रहा है, और एक और चीज़ हमने क्या जानी, तो हमें बिंदु मिल रहे हैं। पांचवा बिंदु क्या मिला कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी जो शेयर की जाती है इन सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, हम जानते नहीं है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रेगुलेटेड, तो क्योंकि वो है नहीं अभी तक अच्छे से, तो उस इंफॉर्मेशन का वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, वो लीक हो सकता है कि नहीं। और अगर ये सब समस्याएं हैं तो निजता के हनन, खतरा, और साइबर बुलिंग, यानी ऑनलाइन दुनिया में भी आपको डराया धमकाया जाता है, आपको एक तरीके से रैगिंग आपकी की जा सकती है, उस सब के खतरे खास तौर पे बच्चों के लिए बढ़ते जा रहे हैं। फिर संपादकीय क्या कहता है, कहता है कि इतनी समस्याएं हमने जान ली, हमने कानूनी पक्ष जाना, हमने उसके बाद सामाजिक पक्ष भी जाना, तो इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि हमें चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने की ज़रूरत है, हमें नियमन करने की ज़रूरत है इस क्षेत्र में। हुआ क्या क्या है अब तक, इसके भी दो तीन बातें जान लेते हैं। कहते हैं कि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि भाई जो वर्चुअल गेमिंग लैंडस्केप है, यानी कि जो गेमिंग की दुनिया है, इसके नियमन पर आप ध्यान दें। केंद्र ने क्या कहा है राज्यों से कि आप एडवाइजरी जारी करें, आप लोगों को बताएं कि डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए अवेयरनेस लाएं। तो यानी कि अभी तक क्या कदम उठे हैं, चाहे जुडिशरी की साइड से बोलें, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की साइड से बोलें, ये सारे कदम एडवाइजरी साइड में ही है, सलाह वाली साइड में ही है, कोई स्पष्ट नियमन अभी तक नहीं है। उसके बाद संपादकीय कहता है कि देखिए नियमन की बात इसलिए हो रही है, आप ये मत समझिए कि सरकार सब कुछ पर अपना कंट्रोल करना चाहती है। कसिनो है उदाहरण के तौर पे, संपादकीय कहता है कि कसिनो है, उसमें भी तो अंडर एज लोगों को जाने की जरूरत नहीं, जाने की इजाजत नहीं होती है, वो कानूनी बैन होता है। तो ऑनलाइन कंपनियां कैसे अलाउ कर सकती हैं कि कोई भी उनका गेम खेल ले, यानी कि क्या करना चाहिए इसका हम जिक्र आगे करेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो रूल ऑन ग्राउंड हैं, जो रूल आम दुनिया में माने जाते हैं, वो ऑनलाइन दुनिया में भी माने जाने चाहिए। इसको लेकर तो कोई बहस का स्कोप बचता नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि चीनियों ने तो किया भी है। चीन सरकार ने क्या किया है कि 18 साल से कम के बच्चों के लिए ऑनलाइन वीडियो गेम पर 3 घंटे से ज़्यादा खेलने पर रोक लगा दी है, यानी हफ्ते में 3 घंटे से ज़्यादा नहीं खेल सकते हैं 18 साल के बच्चे। ये उनके काम करने का तरीका भी है, चाइनीज सरकार के काम करने का तरीका भी है। बट चाइनीज स्टेट मीडिया ने जो कहा है, तो चाइनीज स्टेट मीडिया के प्रति हमारे जितने भी आग्रह हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उसने एक बात बहुत सटीक कही है कि ऑनलाइन गेमिंग ओपियम ऑफ द माइंड है, दिमाग के लिए एक प्रकार का नशा है, तो हमें इससे सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा। उसके बाद संपादकीय आगे कहता है कि रेगुलेशन रोकेगा नुकसानों को, एक बात वो हो गई, इसके अलावा और क्या करेगा रेगुलेशन, कई तरह के फायदे भी करेगा, खास तौर पे आर्थिक फायदे। कैसे, बहुत ज्यादा
रेवेन्यू जनरेट होगा। कहा जा रहा है 2025 तक 29,000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ से आएगा। 2025 तक ऑनलाइन गेमिंग के लगभग 66 करोड़ यूज़र होंगे। इसके अलावा 15,000 के आसपास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सीधी और इनडायरेक्ट नौकरियां भी इससे पैदा होंगी। इसके अलावा वो कहते हैं कि जीएसटी काउंसिल इस बात पर अभी चर्चा कर रहा है, इस बात पर अभी वोटिंग होगी कि कितना इस पे जीएसटी लगाया जाए, लेकिन जहां तक है सहमति ये बनेगी कि जो गेम्स ऑफ स्किल हैं उन पे 18% और जो गेम्स ऑफ चांस हैं उन पे 28%, यानी हाई रेट ऑफ टैक्सेशन इन पर लगाया जाएगा, तो वहां से भी आमदनी होगी। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा पक्ष ये है, तो देखिए हम कई सारे अब आर्थिक पक्ष भी जान रहे हैं कि रेवेन्यू जनरेट होगा, इतने 1,000 करोड़ का रेवेन्यू है, इतनी नौकरियों का चांस है, इतना टैक्सेशन का चांस है, और इसके अलावा क्या कि दुनिया भर के जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हैं वो भी इस फील्ड में बहुत इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट साइज है, तो हमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे ड्रीम 11 को हमने देखा, जिसमें दुनिया भर से इसमें इन्वेस्टमेंट आया है, और वो इस बात का संदेश देता है कि बहुत सारी कंपनियां इस प्रकार के प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट अंततः तो भारत में ही आएगा। ये सब बातें करने के बाद वो कहते हैं कि अर्जेंट नीड हमें यही समझ में आती है कि इसके दोनों पहलू हैं, कानूनी पहलू भी हैं, सामाजिक पहलू भी हैं, और भारत के भविष्य के लिए भी अच्छा है। इस तीनों कारणों से हमें इस इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाहिए। कैसे रेगुलेट करना चाहिए, अब उसकी बात हो रही है। तो देखिए ये बिंदु आ रहे हैं, इन बिंदुओं को ही आपको एक जगह रखना है फ्यूचर में रिवीजन के लिए। क्या बिंदु आएंगे? पहले सरकार को केवाईसी नॉर्म्स को मजबूत करना चाहिए। केवाईसी नॉर्म्स क्या होते हैं? हम बैंकिंग में जानते हैं केवाईसी फॉर्म भरवाया जाता है। नो योर कस्टमर, हर संस्था जो उसके कस्टमर हैं, जो उसकी सर्विसेज को ले रहे हैं, उसकी जानकारियों के लिए उनकी सूचना इकट्ठा करती है, उसको वेरीफाई करती है। तो वो केवाईसी नॉर्म इस इंडस्ट्री में भी स्टैब्लिश किए जाने चाहिए। हर तरह के गेम पर ये क्लियर होना चाहिए कि उसकी एज रेटिंग क्या है। जैसे फिल्मों की होती है एज रेटिंग, फिल्मों के लिए वो कितनी सार्थक है या नहीं है वो एक अलग बहस का विषय है, लेकिन गेम पर क्लियर इस बात के कहता है कि एक एज रेटिंग मैकेनिज्म होना चाहिए। कितने साल के बच्चे इस गेम को खेल सकते हैं, जो छोटे हैं वो इस गेम को नहीं खेल सकते हैं। इसके अलावा वो इंश्योर कैसे हो, क्योंकि बात तो ये है कि ये सेल्फ उससे नहीं हो सकता है, आत्म निर्णय जो रहेगा स्व निर्णय से नहीं होगा, इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना होगा। उस मैकेनिज्म की बात भी की गई है कि भाई कंपलसरी कर दिया जाए कि जिस गेम में पेरेंट्स का कंसेंट ज़रूरी है, वहाँ पे उस गेम में आधार कंपलसरी कर दिया जाए कि आधार आएगा, उसका ओटीपी पेरेंट्स के पास आएगा, और जब वो आ जाएगा तभी उस गेम को बच्चे खेल सकेंगे। अगर किसी गेम में इस प्रकार के नियमन की आवश्यकता है तो वो भी किया जा सकता है। इस पर भी बहस हो सकती है, लेकिन कम से कम एक बिंदु तो सुझाया गया है। इस बिंदु में और सेफगार्ड्स लगाए जा सकते हैं, बट एक मॉडल दिया जा रहा है। इसके अलावा गेम्स में परचेजेस बिना अडल्ट कंसेंट के अलाउ नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसका एब्यूज हो सकता है। तो जो अडल्ट है, जो असल में जिनका वो पैसा है, उनको ये राइट होना चाहिए कि उनके कंसेंट के बिना बच्चे इस पैसे का इस्तेमाल करके गेम में नई नई चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि गेम्स में चीज़ें खरीदने का भी एक ऑप्शन होता है, और इसका भी दुरुपयोग होते हुए देखा गया है। तो इसके अलावा गेम चैट के ऑप्शन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि साइबर बुलिंग जैसी घटनाएं सबसे ज़्यादा वहीं होती हैं। इसके अलावा उनको हर कंपनी पर ये एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने यूज़र्स को इस बात के लिए चेताए, सजग करे कि इस गेम को खेलने के क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कब आपको लगेगा कि ये खेल जो है आपके लिए खतरनाक हो रहा है, आपके लिए एडिक्शन बन गया है। जैसा कि हम आजकल कुछ खेलों के ऐड में देखते भी हैं, जो ऑनलाइन गेम्स के ऐड में देखते भी हैं कि इस खेल की आपको लत लग सकती है, ध्यान रखें। तो इसको कुछ और क्लियर और डिटेल्ड करना होगा इन खेलों की कंपनियों को। और खेलों के जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जो एनोनिमिटी होती है, जो एक वर्चुअल अवतार के पीछे छिपे रह सकते हैं, एनोनिमिटी मतलब अपनी पहचान छिपा लेना, उस पहचान छिपा लेने के आइडिया को हटाना होगा। ये आइडिया सोशल मीडिया को भी तहस नहस कर रहा है, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को इससे बचाना होगा, क्योंकि एक झूठी पहचान के पीछे छुपकर लोग कुछ भी कर लेते हैं, साइबर बुलिंग कर लेते हैं, चीटिंग कर लेते हैं। तो उन चीज़ों से बचने के लिए केवाईसी नॉर्म्स की हमने बात की ही थी, तो जो पहचान छिपाने का सुविधा होती है उसको भी हटाना होगा। आखिर में क्या कहते हैं कि एक गेमिंग अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, ये कहते हुए कि सारी कंपनियां अपना सेल्फ रेगुलेशन करें, स्वनियंत्रण करें, सेल्फ रेगुलेशन करें। लेकिन अथॉरिटी क्या ध्यान रखेगी कि वो सेल्फ रेगुलेशन कर रही हैं कि नहीं। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें कि
सोशल इश्यूज अगर कुछ उभर रहे हैं किसी गेम से, जैसे हमने देखा था कि ब्लू व्हेल चैलेंज गेम से उभरे थे, तो उस पर निर्णय लेने के लिए एक राइट होगा, स्वतंत्र होगा इस अथॉरिटी, स्वतंत्रता होगी इस अथॉरिटी के पास, एक्सपर्टीज होगी इस अथॉरिटी के पास। इसके अलावा वो बता सकेगी कि कौन सा गेम जो है इसको हम गेम ऑफ स्किल कहें, किस गेम को हम गेम ऑफ चांस कहें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि जो भोक्ता है उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगी, और इस खेलों की दुनिया में अगर कोई गैरकानूनी चीज़ हो रही है, क्रिमिनल चीज़ हो रही है, तो उसको भी रोकेगी। ये पूरा संपादकीय था। दूसरे संपादकीय की चर्चा करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग संपादकीय है, बिल्कुल वैसे बताता है कि नए तरीके से कैसे सोच सकते हैं हम नई दुनिया में चीज़ों को। डिजिटल पब्लिक गुड्स लिखा है आदित्यनाथ झा ने, एक कंपनी के क्रेयॉन पिक्चर्स के CEO हैं। ये संपादकीय क्या कहता है, जो मेड इन इंडिया टूल्स हैं जो हम भारत में डिजिटल इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हम पूरी दुनिया के लिए खोल सकते हैं, और इससे ना सिर्फ पूरी दुनिया में तरह तरह के फ़ायदे होंगे जिनका ये जिक्र करेंगे कि किस तरह के फ़ायदे, बल्कि चाहे चीन या इस तरह के देश जो दूसरी कोशिशें कर रहे हैं BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू, हम उस तरह की चीज़ों का मुकाबला भी कर पाएंगे, उससे बेहतर सुविधाएं हम देशों तक पहुंचा पाएंगे बिना उन खतरों के जो BRI इनिशिएटिव्स जैसी चीज़ों के साथ जुड़े हैं। बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। डिप्लोमेसी की एक, कूटनीति की एक नई सोच क्या हो सकती है, उसकी ओर भी इशारा करता है। तो आदित्यनाथ झा साहब कहते हैं कि हम जानते हैं कंसेप्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड्स। तो पहले हम तो पब्लिक गुड्स जानते हैं क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स होते हैं जो सभी आम लोगों के लिए मुहैया होते हैं, लगभग मुफ्त में मुहैया होते हैं, और इसकी डेफिनेशन ये भी कहती है कि ये नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं। और नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं है कि किसी को इसके इस्तेमाल से रोका जा सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक के इस्तेमाल कर लेने से दूसरे के पास इसके इस्तेमाल करने की क्षमता कम रह जाती। ये इसकी परिभाषा है। तो हमने ये जाना पब्लिक गुड्स होते हैं। इसी तरह के गुड्स जो डिजिटल डोमेन में है, जो कंप्यूटर्स के डोमेन में है, ऑनलाइन दुनिया के डोमेन में है, उसको डिजिटल पब्लिक गुड कहते हैं। ये परिभाषा समझ नहीं भी आई है तो उदाहरणों से समझ में आ जाएगी, यही उदाहरणों का काम होता है। लेकिन फिर भी आपको परिभाषा पता होनी चाहिए, पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि डिजिटल पब्लिक गुड जो भारत में है वो आधार और इंडिया स्टैक की फाउंडेशंस पे खड़ा है। और हम जानते हैं आधार को, तो हम जानते हैं आधार है कि हर व्यक्ति को एक डिजिटल आईडी दी गई है जो 12 डिजिट की उसकी डिजिटल आईडी है, जिसके साथ उसके आइडेंटिटी यानी कि बायोमेट्रिक्स, तमाम तरह की आइडेंटिटी वाली बातें जुड़ी हैं, नाम, एज, पता, ये सब भी उन पे लिखा हुआ है। बट एक डिजिटल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आधार तो है ही। इंडिया स्टैक क्या है? इंडिया स्टैक एक टर्म है जो डिनोट करती है, स्टैक वर्ड इस्तेमाल होता है किसी भी बड़ी डिजिटल एंटिटी के को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके सब स्टैक होते हैं, यानी उसके छोटे छोटे अव्यय। तो इंडिया स्टैक बेसिकली क्या है? इंडिया स्टैक ओपन API प्लेटफॉर्म्स की जिक्र करता है। API क्या होते हैं? आप कहेंगे कि आप नए नए टेक्निकल वर्ड लेते आ रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिसके थ्रू आप कंप्यूटर की दुनिया से वाबस्ता होते हैं, जान पहचान रखते हैं, तमाम तरह के ऐप्स, ये सब API बेस्ड चीज़ें हैं। तो इन टेक्निकल चीज़ों से हम आगे बढ़ें तो हम कहते हैं कि ये सब जो आधार और इंडिया स्टैक पर बनी हुई तमाम चीज़ें हैं, जिसके बेस पर हम फ़ोन पे, गूगल पे, तमाम तरह की ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे अपनी किताबें पलटते हैं तो देखते हैं कि उन पर QR कोड है, जिसको वो स्कैन करके कई लेक्चर्स विजिट कर सकते हैं, नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लोग अपने राशन की दुकानों से आधार का इस्तेमाल करके सरकारें तय कर रही हैं कि राशन की दुकानों से राशन चोरी ना हो, और लोगों को भी सहूलियत हो रही है जब वन नेशन वन कार्ड की तरफ देश बढ़ने की सोच पा रहा है कि लोग देश में कहीं से भी अपना राशन ले पाएंगे। तो तमाम इस तरह के जो फ़ायदे हो रहे हैं वो सब डिजिटल इंडिया के फ़ायदे हैं। उसके बाद ये संपादकीय कहता है कि ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि वो डिजिटल डिप्लोमेसी, डिजिटल कूटनीति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। दुनिया के सैकड़ों मुल्क हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं पूरी दुनिया में, उनको ये टूल्स हम मुहैया करा सकते हैं, और ये अपने आप में काउंटर भी होगा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। उसके बाद संपादकीय क्या कहता है? कहता है कि देखिए, सबसे पहले तो हम जान लें कि जो भी सारे कोड्स होते हैं जो पीछे उस स्टैक डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडिया स्टैक डेवलपमेंट, UPI इंटरफेस,
तमाम तरह के सॉफ्टवेयर्स उसके डेवलपमेंट में गए होते हैं, वो सब कोड रीयूजेबल होता है। भारत में इस्तेमाल हो रहा है, कहीं और भी इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा इसका जो कीमत होती है, उदाहरण दिया गया है कि एक ओपन सोर्स बेस्ड हाई स्कूल ऑनलाइन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ओपन सोर्स इसलिए कहा गया है, क्लोज सोर्स हो गया जो किसी कंपनी का है, ओपन सोर्स है जो तमाम सरकारी पब्लिक गुड्स हैं। तो अगर कोई ओपन सोर्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसके बेस पर हाई स्कूल ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बनाया गया, उसमें जो पूरी कीमत आएगी, ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि पूरे देश का जो नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसको सप्लीमेंट करेगा, क्लासरूम आधारित एजुकेशन सिस्टम को और शक्ति प्रदान करेगा, सपोर्ट प्रदान करेगा। इसको बनाने का पूरी कीमत जो है वो 2 किलोमीटर सड़क बनाने से भी कम है, तो बहुत सस्ता पड़ता है। इसके अलावा इस तरह की सहायता देने में दूसरा फायदा ये है कि इन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा भी ना के बराबर है। डिजिटल टूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा क्या ही हो सकता है, और उसमें किसी देश के ऊपर डेट ट्रैप, कर्ज के, ऋण के चक्र में फंस जाने का खतरा भी नहीं है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जब कोई देश आपके देश में स्पॉन्सर करता है, जैसे चीन ने श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट जो है वो स्पॉन्सर किया। श्रीलंका पर इतना ऋण आ गया कि उसको ये हम्बनटोटा पोर्ट या कुछ दूसरी अवसंरचना गिरवी रखनी पड़ी सरकार के पास, चीनी सरकार के पास। तो इस तरह के खतरे भी नहीं हैं। अगर भारत डिजिटल पब्लिक गुड्स देता है तो उन देशों को ये खतरे भी नहीं है। इसके अलावा और क्या बातें हैं? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो कि नॉर्मल अवसंरचना है जिसको हम जानते हैं, सड़क, पुल, रेलवे, इससे इतर अनलाइक दीज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, डिजिटल पब्लिक गुड्स का जेस्टेशन पीरियड बहुत छोटा होता है। चीन कब से बात कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, पाकिस्तान में सीपैक है, म्यांमार में सीमैक है, हम जानते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके प्रोजेक्ट अब तक पूरे नहीं हुए हैं, दशक पूरा होने को आ रहा है, नए दशक के भी 2 साल आ चुके हैं, बीत चुके हैं। जबकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जेस्टेशन पीरियड नहीं होता है। जेस्टेशन पीरियड यानी किसी प्रोजेक्ट को कब शुरू किया गया था और कब पूरा हो गया, वो प्रक्रिया बहुत फास्ट होती है, तो उसके इम्पैक्ट, उसका असर और उसके फायदे बहुत जल्दी दिखते हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तमाम तरह की जो लीक हो रही है, चाहे योजनाओं में के लिए जो पैसा दिया गया है उसमें लीक हो रही है, जो राशन भिजवाया गया है उसमें लीक हो रही है, उस सबको रोकता है। जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं, झूठे बेनिफिशरीज हैं, उनको हटाता है। जो टाउट्स हैं बीच में, टाउट्स यानी एक तरह से एजेंट या दलाल किस्म के लोग जो बीच का कमीशन खाते हैं, कमीशन खोरी पे जीवित रहते हैं, उनको हटाता है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, जिसको कि 2 अहम बातें मानी जाती हैं पब्लिक सर्विस की, उनको ये उनमें इजाफा करता है, उनको सपोर्ट करता है। तो ऐसे में संपादकीय आगे बढ़ते हुए कहता है कि इस तरह की सर्विसेज को ना सिर्फ भारत में हमने अपना कर देख लिया है, इसको बहुत आसानी से दुनिया के तमाम देशों में स्केल अप किया जा सकता है, यानी उन देशों में भी इसको अपनाने में सहायता की जा सकती है। इसके अलावा क्या कि डिजिटल पब्लिक गुड्स जो है, डिजिटल पब्लिक गुड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, जो एपीआई डेवलप कर दिया, वो कंपाउंड करता है, लगातार बढ़ता है। जबकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार बनने के बाद लगातार खिलता है, खराब होते रहता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है, तमाम तरह की आवश्यकता होती है। कंपाउंडिंग क्यों होती है? पहली बात तो टेक्नोलॉजी अपने आप में इसका कारण है। एक बार टेक्नोलॉजी आ गई तो उसमें सुधार ही होता है। चिप्स आ गए, कल को चिप्स और मजबूत आएंगे, i3 के बाद i5 आएगा, i5 के बाद i7 आएगा, और मजबूत होते जाएंगे। जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी, हम जानते हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसमें और प्रिसीजन आएगा और सुधार आएगा, वो और स्पष्ट हो पाएगी। दूसरा कारण क्या है कि डिजिटल अवसंरचना बेहतर होती है बजाय फिजिकल अवसंरचना के? क्या कारण है? नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट यानी क्या कि इसका इजाफा बहुत तेजी से होता है, एक्सपोनेंशियली होता है। ऐसा नहीं होता कि 1 से 2 होगा, 2 से 3, 3 से 4, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64, इस तरह का इजाफा होता है। ट्रांजैक्शंस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। उदाहरण फेसबुक भी ले सकते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस आज इस तरह से भारत में की जाती हैं, ये भी उदाहरण है। तो ये बहुत तेजी से इसका इस्तेमाल फैलता है, लोगों में फैल जाता है। तीसरा कारण क्या है कि ये बहुत बेहतर है कि एक बार आपने टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी, आप कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें कैसे कैसे नई लेयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाती हैं। उदाहरण के तौर पे 90 के दशक में HTML आया, इंटरनेट की शुरुआत हो गई, इसके बेस पे बन गया वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन ये आसान नहीं था, शुरुआत टेक्नोलॉजी की यहाँ से हो गई, वर्ल्ड वाइड वेब आ गया, उसके बाद नए नए ब्राउजर आने लगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर आ गया, नेटस्केप नेविगेटर आ गया, ब्राउजर आ गए तो एक और लेयर ऑफ टेक्नोलॉजी आ गई,
उसके ऊपर नए नए वेबसाइट्स आ गई, फेसबुक आ गया, ऑर्कुट आ गया, बैंकों की वेबसाइट आ गई, वो आ गया, उसके ऊपर अब ऐप आ गए। तो हम देख रहे हैं कि लेयर पर लेयर बहुत तेजी से बढ़ती जाती हैं, तकनीक में बहुत तेजी से विस्तार होता है। तो उसके बाद ही संपादकीय कह रहा है कि इस तरह के उदाहरणों से आप देख सकते हैं कि कंपाउंडिंग जो है वो इंश्योर करती है कि जो डिजिटल डिवाइड है, लोग कह सकते हैं कि भाई ये अमीरों की बातें हैं, लेकिन जो डिजिटल डिवाइड है उस डिवाइड को, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से कंपाउंड होती है, बढ़ती है, ये डिजिटल डिवाइस डिवाइड बहुत तेजी से भर दिया जाता है टेक्नोलॉजी द्वारा। अंत की ओर बढ़ते हुए संपादकीय क्या कहता है? अंत की ओर बढ़ते हुए संपादकीय कहता है कि जो जितनी भी दुनिया की इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उनकी समस्याएं लगभग सेम हैं, कि वहां पर इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, जो सामान पहुंचाने की कोशिश है सही जगह पर वो हो नहीं पाता है। जबकि डिजिटल पब्लिक गुड्स क्या करते हैं, जो हमने बात भी की कि ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को, माफ़ कीजिएगा मैं ट्रांसपेरेंसी बता नहीं पाया था उस समय, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, जो व्यक्ति है और जो सरकार है उनके बीच के संबंध को ज़्यादा आसान बनाता है। व्यक्ति कम्युनिकेट कर सकता है सरकार से, केवल सरकार ही कम्युनिकेट नहीं कर सकती व्यक्ति से, इस प्रक्रिया को भी आसान बनाता है। तो इसको अगर हम कहें कि ये भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी या डिजिटल कूटनीति होगी, तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इसका स्वागत पेरू से पोलिनेशिया, उरुग्वे से उगांडा और कीनिया से कजाकिस्तान तक किया जाएगा। कहने का अच्छा तरीका है, बात है कि पूरी दुनिया में इस चीज़ का स्वागत होगा अगर इस पहल को भारत करता है। ध्यान बस क्या रखना होगा कि हमारे जो फॉरेन मिशंस हैं उनमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। जो हमारे फॉरेन मिशंस हैं वहाँ पर तकनीक के लोगों का इजाफा होना चाहिए, तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों का इजाफा करना होगा, जो कि भारत के इस मैसेज को ना सिर्फ पूरी दुनिया तक पहुँचा सकें बल्कि ये इंश्योर भी कर सकें कि जो दूसरे देश ब्रिक एंड मोर्टार कहा जाता है फिजिकल अवसंरचना को, जो ब्रिक एंड मोर्टार बेस्ड मॉडल है चीन का, उसका मुकाबला ये डिजिटल मॉडल अच्छे से कर सके। ये थे आज के दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स। मिलते हैं आपसे कल नए महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स के साथ। नमस्कार।